नाइट्रिक एसिड जो है दैट इज बेसिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल HNO3। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है सिंपल होता है, दैट इज N डबल बॉन्ड O, यहाँ लगा दीजिए OH, और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से क्या दिखा दीजिए, ऑक्सीजन दिखा दीजिए, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है किसका, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो इसका तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, यानी कि इसको तुम ऐसे भी लिखा सकते हो कि सर दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड दिस इज डबल बॉन्ड ओ। तो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही है। कहने का मतलब ये है कि ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, या ये वाला बॉन्ड या ये वाला बॉन्ड, ठीक है, दोनों क्या है बेटा, लेंथ दोनों का क्या है, L1 इज इक्वल टू L2 है कि नहीं है, रेजोनेंस की वजह से। क्लियर है सबको ये चीज? यस। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि अगर मैं इसको कर देता L3, इसको मैं कर देता L3, तो L3 विल बी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड या L3 विल बी शॉर्टर बॉन्ड, क्या बोलते हैं? शॉर्टर। L3 बड़ा होता है, L3 लॉन्गर 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 बॉन्ड होगा ना बेटा, उसमें तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है, बुद्धि लगाओ। तो L3 हर हालत में L1 और L2 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो स्ट्रक्चर देके ऐसे बेसिक क्वेश्चंस जो है आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि यार स्ट्रक्चर देख के गलती नहीं करनी है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा नाइट्रोजन का, तो ये भी तुम लोग आसानी से बता सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3, क्या बोलोगे यार, जल्दी से बोल दो। sp2 100% sp2, एंड शेप तो हमको पता ही दिख रहा है साफ साफ कि शेप इज अ ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है, हाँ, ट्राइगोनल प्लानर शेप है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। और एक पूछेगा ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, तो दिख ही रहा है, इसमें बताना क्या है मुझे, साफ साफ दिख रहा है कि इट इज +5। क्लियर है सबको? यस। ठीक है, +5 इसका जो है क्या नाम है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। चलो इसका प्रिपरेशन देख लेते हैं सबसे पहले फटाफट। प्रिपरेशन में अगर हम लोग बात करें, तो प्रिपरेशन में सबसे पहले एक लैब मेथड देखेंगे, एक नॉर्मल मेथड देखेंगे, कमर्शियल मेथड देखेंगे। लैब मेथड इज वेरी वेरी सिंपल। लैब मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सोडियम नाइट्रेट को ट्रीट कर देते हैं किसके साथ, सोडियम नाइट्रेट इज ट्रीटेड विथ H2SO4, ठीक है। तो जब आप सोडियम नाइट्रेट को H2SO4 के साथ हीट कर देते हैं तो यहाँ पे बन जाता है NaHSO4 प्लस HNO3। ये सिंपल रिएक्शन है जिसको आप लोग क्लास 10 में पढ़ते थे, जिसको आप लोग बोलते थे डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन है। तो NaNO3 प्लस H2SO4, ठीक है, ये रिएक्ट करेगा, NaHSO4 बनाएगा और HNO3 बनाएगा। दिस इज द लैब मेथड, ठीक है। कॉमर्शियल स्केल पे इसका प्रिपरेशन जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखिएगा। सेकेंड जो मेथड है दैट इज कमर्शियल मेथड, ठीक है। सेकेंड मेथड जो है वो मेथड जो है इट इज कमर्शियल मेथड। कमर्शियल मेथड को हम लोग बोलते हैं ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस। कमर्शियल मेथड को नाम याद रखिएगा, कभी कभी नाम भी पूछ देता है। कमर्शियल मेथड को हम लोग बोलते हैं यार ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस। तो ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में बेसिकली, अब यहाँ पे मैंने याद करो तुम लोग को NH3 का यूज बताया था। क्या क्या यूज बताए थे NH3 का? एक तो फर्टिलाइजर बनाने में, एंड फर्टिलाइजर एक बताए थे प्रिपरेशन HNO3 के ऑफ प्रिपरेशन प्रिपरेशन। हाँ, तो यहाँ पे यूज होगा, अब इसी प्रोसेस में यूज होगा। और एक और यूज था NH3 का, वो यूज क्या था भाई, कोई बताएगा? रेफ्रिजरेंट सर। रेफ्रिजरेंट, ठीक है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट की तरह NH3 यूज होता है, ठीक है। तो ऑस्टवाल्ड प्रोसेस अगर हम लोग यूज करेंगे तो पहला रिएक्शन जो है आप लोग देख चुके हैं, यानी NH3 का O2 के साथ रिएक्शन, और यहाँ पे हम लोग प्लैटिनम कैटलिस्ट लेंगे, ठीक है। प्लैटिनम कैटलिस्ट के साथ यहाँ पे अगर मान लो हम लोग बात करें तो हम लोग लगभग 500 केल्विन का प्रेशर और 9 ATM का, ठीक है, 500 केल्विन का टेम्परेचर और 9 ATM का आसपास जो है, यानी हाई प्रेशर जो है वो सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि इस केस में क्या बन जाता था, ये रिएक्शन हम पहले करा चुके हैं, क्या बनता था इस केस में, NO। व्हाट इज द प्रोडक्ट, NO बन जाता था। वेरी गुड, हाँ गुड, NO बनता था सर और H2O बनता था, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया रिएक्शन का ओवर। सेकेंड स्टेप में NO को हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे।
ठीक है, NO को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किए, यहाँ ब्राउन कलर का गैस निकलवा लिए। अब ये ब्राउन कलर का गैस को, ठीक है, ये ब्राउन कलर का गैस को हम लोग कलेक्ट करेंगे वाटर सरफेस पे, ठीक है, और जैसे ही इसको वाटर सरफेस पे तुम कलेक्ट करते हो तो यहाँ पे वाटर सरफेस पे कलेक्ट करने पे तुमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तुमको यहाँ पे मिल जाएगा HNO3, ठीक है, यहाँ पे तुमको मिल जाएगा HNO3 और साथ में NO गैस। तो ये ओवरऑल जो है ऑस्टवर्ड प्रोसेस है जिसमें कि NH3 का इंप्लॉयमेंट होता है, ठीक है, NH3 गैस यूज होता है, ठीक है। तो NH3 गैस इज यूज्ड in Ostwald's process, in Ostwald's process for the manufacturing of HNO3। और उसके बाद का स्टेप सिंपल है कि NO को फिर हीट करके NO2 में कन्वर्ट करो, NO2 को फिर वाटर सरफेस पे कलेक्ट कर लीजिए, तो इन दैट केस आपको HNO3 मिल जाएगा। क्या क्या याद रखना है, NH3 यूज होता है, ये याद रखना है, प्रोसेस का नाम याद रखना है, ठीक है, और बाकी सब चीज तो ऑलरेडी याद रहेगा। दो ही मेथड जो है आप लोग की एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए हम दो ही मेथड पे काम चलाएंगे। वैसे और भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है नाइट्रिक एसिड के, लेकिन ज्यादा लोड नहीं लेना है क्योंकि रिएक्शंस बहुत सारे हैं, इसको नोट करिए आप लोग। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होगी वो क्या होगी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ना है सर। सबसे पहले तो यार ये लिक्विड जो है HNO3 ये कलरलेस होता है, ठीक है, ये याद रखना है कि ये कलरलेस होता है और स्मेल पंजेंट होता है, ठीक है। NH3 की तरह ये भी, इसका भी स्मेल जो होता है वो पंजेंट स्मेलिंग होता है, ठीक है, पंजेंट स्मेलिंग होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि जो इम्प्योर, ठीक है, अगर हम बात करें कि कलरलेस होता है, ठीक है, एक तो ये याद रखना है आपको कि कलरलेस होता है और पंजेंट स्मेलिंग होता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं लैब ग्रेड HNO3 का, ठीक है, तो लैब ग्रेड HNO3 के अंदर 68% HNO3 होता है बाय मास, ठीक है, यानी कि जो लेबोरेटरी में आपके HNO3 रखी रहती है उसके अंदर 68% HNO3 बाय मास रहता है। और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी तक एनसीईआरटी मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना, जहां तक मुझे याद है, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि मेंशन है तो याद रखना पड़ेगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.503 के आसपास होती है। आप लोग मैप ये कर लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, जितना मुझे याद है मैंने लिख दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी तक एनसीईआरटी में मेंशन है। और लैब ग्रेड HNO3 जो है 68% HNO3 कंटेन करता है, ये भी आपका मेंशनड है। एक और एडेड इंफॉर्मेशन आपको दे दे रहा हूँ कि फ्यूमिंग कभी कभी यूज होता है, कि फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड क्या चीज है भाई। तो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड कुछ नहीं है, नाइट्रिक एसिड ही है, बट उसके अंदर NO2 गैस एडेड है, ठीक है। तो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड का मतलब है प्योर नाइट्रिक एसिड, प्योर नाइट्रिक एसिड, प्योर नाइट्रिक एसिड with dissolved NO2 in it, with dissolved NO2 gas, with dissolved NO2 gas in it, ठीक है। तो ये चार चीज फिजिकल प्रॉपर्टी में याद रखिएगा, ठीक है। कभी अगर लैबोरेटरी जाने का मौका मिले तो HNO3 को देखिएगा, सूंघिएगा तो पंजेंट स्मेलिंग लगेगा, कलरलेस लिक्विड रहेगा। और इसका लैब ग्रेड HNO3 में आपके बॉटल पे भी लिखा होगा कि 68% HNO3 बाय मास रहता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.503 रहता है। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड क्या होता है, तो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड जो होता है वो बेसिकली आपका प्योर HNO3 ही है, लेकिन उसके अंदर NO2 गैस भी डिसॉल्व्ड है। ये तो खैर फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज पे सवाल बहुत बार आ चुके हैं एग्जाम में, और इसलिए इसका केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो वो देखेंगे हम लोग। सबसे पहला रिएक्शन अगर हम लोग बात करें कि अगर HNO3 को अपन लोग हीट करते हैं, ठीक है, तो हीट करने पे HNO3 डिकम्पोज कर जाता है। डिकम्पोज करके क्या बनाता है, N2O बनाता है, NO2 बनाता है, O2 बनाता है, NH2 बनाता है, ठीक है। जब भी आप HNO3 को हीट करेंगे तो HNO3 को हीट करने पे इट इज अनस्टेबल, ठीक है, इट इज अनस्टेबल और ये टूट जाता है और टूटने के बाद NO2 गैस बनाता है, O2 बनाता है और H2 बनाता है। सेकेंड इसका जो रिएक्शन होता है कि नाइट्रिक एसिड को आप देखना लेबोरेटरीज में, पता नहीं आपके डीपीएस का पता नहीं हमको, लेकिन नाइट्रिक एसिड को ब्राउन कलर्ड बॉटल्स में जनरली रखा जाता है या डार्क कलर्ड बॉटल्स में रखा जाता है। तो नाइट्रिक एसिड इज स्टोर्ड इन डार्क बॉटल्स,
इन डार्क कलर्ड बॉटल्स, इन डार्क कलर्ड बॉटल्स। ठीक है, तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सनलाइट से या फिर लाइट से इसका कोई भी क्या नाम है, इसको एच न्यू नहीं मिले, कोई भी फोटॉन्स इसको नहीं मिले, क्योंकि लाइट के फोटॉन्स का भी यूज करके ये थर्मली अपने आप को डिकम्पोज कर सकता है। तो नाइट्रिक एसिड अगर कोई पूछता है कि इसको डार्क कलर्ड बॉटल्स में क्यों रखा जाता है, तो आपका जवाब यही होना चाहिए कि इसलिए रखा जाता है ताकि इसका थर्मल डिकम्पोजिशन या फोटो डिकम्पोजिशन ज्यादा अच्छा है। हीट तो नहीं कर रहे हैं, थर्मल बोला गलत हो जाएगा, तो हम लोग इसका एक ही लाइन में आंसर दे देंगे कि ये इसलिए किया जा रहा है ताकि हम इसका क्या प्रिवेंट कर सके, टू प्रिवेंट द फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन, टू प्रिवेंट द फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये नहीं है कि तुरंत लाइट में लाएं तो ये डिकम्पोज कर गया, मतलब समय के साथ साथ ये जो है ये डिकम्पोज करता जाएगा। ठीक है, और आपको दिखेगा कि आपके सोल्यूशन में जो 68% बाय मास HNO3 था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है, अगर उसको आप एक ओपन वेसल, ओपन बोल रहे हैं कि लाइट कलर्ड बॉटल या ट्रांसपेरेंट बॉटल में रख दीजिएगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये फोटो डिकम्पोज होता जा रहा है और इसका कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में जो है वो कम होता जा रहा है। इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक डार्क कलर्ड बॉटल में रखते हैं। और तीसरा यूज जो है HNO3 का, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है और उसी पे सारा डिस्कशन आज होगा कि HNO3 जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट इज ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये मतलब ऑलमोस्ट सारा मेटल्स को क्या कर सकता है, इसका इतना पावर है कि सारा मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, इट कैन ऑक्सीडाइज ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स, इट कैन ऑक्सीडाइज ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स। ठीक है, एक्सेप्ट सम नोबल मेटल्स। ठीक है, एक्सेप्ट सम नोबल मेटल्स, ये सब नोबल मेटल्स को छोड़ दो, जैसे कि गोल्ड को छोड़ दो, प्लैटिनम को छोड़ दो, इनको छोड़कर ये ऑलमोस्ट सारा मेटल्स का, ठीक है, जिंदगी खराब कर सकता है। और कैसे जिंदगी खराब करेगा उसको हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो HNO3 जो है ये बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि HNO3 जो है ये, ठीक है, टूटने के बाद, अगर हम बात करें तो टूटने के बाद ये जो है ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, H2O, NO2, और ये नेसेंट ऑक्सीजन आपका प्रोवाइड करता है। तो इसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि HNO3 जो है ये बहुत ही क्या नाम है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो सर केमिकल प्रॉपर्टी में यार क्या क्या याद रखना है, फिलहाल क्या क्या याद रख लिया हम लोग कि HNO3 को तोड़ेंगे तो H2O NO2 मिलेगा। ठीक है, और O2 मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि नाइट्रिक एसिड जो होता है इसको हम लोग क्या करते हैं कि डार्क कलर बॉटल्स में स्टोर करके रखते हैं ताकि इसको फोटो डिकम्पोजिशन से बचाया जा सके। और तीसरी बात हमने यही की कि नाइट्रिक एसिड जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि किसी भी मेटल को ये क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है, अगर हम लोग नॉवल मेटल को छोड़ दे, जैसे गोल्ड को छोड़ दे, प्लैटिनम को छोड़ दे। अब ये बात आता है कि HNO3 हम लोग को मालूम है कि इसके पास नेसेंट ऑक्सीजन है, ये क्या कर सकता है, किसी भी मेटल को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तब यहाँ पे याद ये रखना है कि जो प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन होगा वो दो तीन चीजों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये याद रखना कि प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन हमेशा सेम नहीं रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है, विल डिपेंड ठीक है, विल डिपेंड अपॉन the concentration of HNO3 taken and the temperature क्या मैं बोल रहा हूं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। जो ये लाइन को समझ गया उसको रिएक्शन HNO3 का याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा और ऐसे ही याद हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं कि जो भी तुम्हारा ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, जो भी तुम्हारा ऑक्सीडेशन होने वाला है, जो भी तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने वाला है HNO3 का, तो उसमें जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होगा वो डिपेंड करेगा कि आपने HNO3 का कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया है, और सेकेंडली कि आपने टेम्परेचर क्या मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, ये दो फैक्टर्स पे आपका पूरा का पूरा जो है ये रिएक्शन जो है वो डिपेंड करने वाला है। ठीक है, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कैसे अलग अलग मेटल्स के साथ देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जो है वो अलग प्रोडक्ट दे रहा है,
लेकिन अगर हम डाइल्यूट HNO3 लेते हैं तो वो अलग प्रोडक्ट देता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग वेरी डाइल्यूट ले लिए तो भी अलग प्रोडक्ट मिलेगा, या फिर अगर हम लोग कोल्ड डाइल्यूट ले लिए तो अभी आपका अलग प्रोडक्ट मिलता है। तो कहने का मतलब यही है कि ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट सेम नहीं रहने वाला है। ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट डिपेंड किस पे करेगा? ये डिपेंड करेगा HNO3 के कॉन्सेंट्रेशन पे और आपने क्या टेम्परेचर इंप्लॉय किया है उस पे। ठीक है, तो पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वो टेबल जो है आपको कभी भी HNO3 का रिएक्शन को भूलने नहीं देगा। जैसे यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे इतना छोटा बना लो, बीच वाला को भी ठीक ही है, चलो सब बराबर। क्या हुआ यार, चलो हाँ ठीक है ना साइज। चलो ठीक है, पहले वाले कॉलम में लिख लीजिए डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, सेकेंड वाले में लिख लो एलिमेंट, थर्ड वाले में लिख लो प्रोडक्ट। ठीक है, ये टेबल बना लो पहले तो आप लोग, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3। ठीक है, सेकेंड में लिखना एलिमेंट और थर्ड में लिखना प्रोडक्ट। थर्ड में लिख लेना यार प्रोडक्ट। बना लिए सब कोई टेबल? हॉरिजॉन्टल कॉपी करके बना लेना। ठीक है, लैंडस्केप मोड में डाल देना कॉपी को। वर्टिकल मोड क्या बोलता हूँ, पोर्ट्रेट मोड में लिखने एक टेबल नहीं बन पाएगा, लैंडस्केप मोड में बनाना। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आप लोग बना लिए होंगे। अब कॉपी को फिर से सीधा कर लीजिए और बस देखिए और समझिए पहले, उसके बाद खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा। मान लो पहले मैं ले रहा हूं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ठीक है, क्या ले रहा हूं यार मैं? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले रहा हूं। पहले देख लो, समझ लो। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जहां पे प्रोडक्ट आपको डायरेक्टली क्या मिलेगा? मेटल नाइट्रेट मिल जाएगा। ठीक है, मेटल नाइट्रेट के साथ एक गैस आपको रिलीज होता हुआ दिखेगा और वो गैस जो होगा दैट इज NO2 गैस। ठीक है, वो गैस जो होगा दैट इज NO2 गैस। ये याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के साथ, मोस्ट ऑफ द मेटल के साथ, मेटल के साथ मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट का कहने का मतलब मेरा मेटल है, तो मेटल नाइट्रेट और NO2 बनेगा। कौन कौन से हैं भाई? तो कॉपर है, जिंक है, लेड है, सिल्वर है और मरकरी है। ठीक है, ये 5 मेटल ऐसे हैं जो कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ क्या बनाएंगे यार? मेटल नाइट्रेट बनाएंगे और NO2 गैस बनाएंगे। क्लियर है सबको? जल्दी बोलो। यस। अब देखो, कुछ मेटल्स कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट वाले कॉलम में कि बिकम्स पैसिव। ये 11th में का अगर आप पी ब्लॉक पढ़े होंगे तो वहां पे भी ये चीज आता था। ठीक है, कि कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कि HNO3 से रिएक्ट करेंगे और पैसिव बन जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है भैया पैसिव बन जाना? यहाँ पे हम ये नहीं लिखे कि रिएक्ट नहीं कर रहा है, बोले पैसिव हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट कि पैसिव हो गया? मेटल जो है HNO3 के साथ रिएक्ट किया बट पैसिव हो गया। कोई बताएगा मतलब मुझे? प्रोटेक्टिव लेयर बन गया सर ऑक्साइड। वेरी गुड। मान लो कि आयरन है, आयरन के साथ HNO3 पहले तो रिएक्ट किया, तो आयरन का क्या है कि सरफेस जो मेटल है, सरफेस मेटल वो ऑक्सीडाइज होकर एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑक्साइड का बना लेता है। ठीक है, जिसकी वजह से मेटल स्टार्टिंग में तो रिएक्ट करता है बट उसके बाद फर्दर रिएक्शन नहीं होता है। नीचे वाला मेटल जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है क्योंकि ऊपर जो है एक ऑक्साइड का लेयर जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कि मेटल पैसिव हो गया। इसमें आयरन का एग्जांपल आता है। मैंने 11th का जिक्र इसलिए किया कि 11th की जब एनसीईआरटी आप खोलोगे, पी ब्लॉक खोलोगे, एल्यूमिनियम पढ़ोगे ना, तो वहां पे एल्यूमिनियम में भी लिखा है कि एल्यूमिनियम भी जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ जब उसको हम लोग ट्रीट करते हैं तो एल्यूमिनियम भी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ पैसिव बन जाता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। वेरी गुड। तो यहाँ पे कौन कौन सा मेटल है? दो तो मैंने बता ही दिया यार। एक तो मैंने बता दिया आपको आयरन,
एक मैंने आपको वही बता दिया एल्यूमिनियम, इतना याद कर लेंगे बहुत है, लेकिन इसके अलावा भी मैं बता दे रहा हूँ कोबाल्ट भी होगा, निकल भी होगा और क्रोमियम भी होगा। बिकम्स पैसिव, ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, जो स्मार्ट बन के लिख रहा है ना वो बेवकूफ आदमी है, पहले याद कर लो उसके बाद टेबल खुद से लिखना, खुद से फील करना। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। ठीक है, तो ये आपको अब एनसीईआरटी में पूछोगे क्या ये दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, बट अलग अलग चैप्टर में स्कैटर्ड है, मैंने आपको एक जगह करके लिखवा दिया। थर्ड केस अगर हम लोग बात करें, थर्ड केस का जो मेटल है दैट इज अगेन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, लेकिन ना तो वो मेटल नाइट्रेट बनाएगा, ना तो वो मेटल नाइट्रेट बनाएगा और ना ही वो पैसिव होगा। ऐसा एक मेटल जो है, ऐसा एक मेटल जो है उसका नाम है बेटा टिन। ऐसा एक मेटल जो है उसका नाम क्या है बेटा, उसका नाम है टिन। और टिन जो है वो बनाता है मेटास्टैनिक एसिड, मेटास्टैनिक एसिड। टिन फॉर्म करता है मेटास्टैनिक एसिड दैट इज H2SNO3, और यहां पे भी NO2 गैस मतलब रिलीज होगा, नाइट्रेट नहीं बनेगा, मतलब मेटल नाइट्रेट नहीं बनेगा। तो टिन के साथ बेटा याद रखना कि टिन जो है ना ये आपका मेटल नाइट्रेट यानी टिन नाइट्रेट नहीं मिलेगा यहाँ पे तुमको मेटास्टैनिक एसिड मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा यार, मेटास्टैनिक एसिड मिलेगा अलोंग विद द इवोल्यूशन ऑफ NO2 गैस। इतना याद हो गया। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में एक प्रोडक्ट तो आपको कॉमन दिख रहा है, अगर रिएक्शन हुआ है दैट इज व्हाट, हमेशा आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 देखना मेटल के साथ, एक गैस तो तुम निकाल ही देना और उस गैस का नाम होगा NO2 गैस। क्लियर है सबको ये चीज? यस सर। ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अभी आप लोग बस याद देखते हैं, आप लोग रिकॉल करने की शक्ति कैसी है, रिकॉल करके रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमने बोल दिया आपको कि यार ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3 पे और जो टेम्परेचर हमने इंप्लॉय किया है उस पर। फिर हम क्या कर रहे हैं, 3 कॉलम बना ले रहे हैं। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, 3 कॉलम बना रहे हैं। एक कॉलम में हम वही चीज कर रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ले ले रहे हैं। ठीक है, एक कॉलम में हमने लिख दिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3, सेकेंड कॉलम में हम लोग लिख देंगे यार एलिमेंट्स यानी कि मेटल्स, और थर्ड कॉलम में हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। तो अब हम लोग ने क्या किया यार, अब हम लोगों ने ये देख लिया, क्या देख लिया यार, कॉन्सेंट्रेटेड का जलवा देख लिया। अब हम लोग डाइल्यूट का जलवा देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग डाइल्यूट का जलवा देखेंगे। डाइल्यूट में मान लो हमने ले लिया सबसे पहले डाइल्यूट HNO3 ले लिया। ठीक है, तो डाइल्यूट HNO3 लेने पर मेटल देखना याद करना, कॉपर है, सिल्वर है, मरकरी है और लेड है। ठीक है, कॉपर है, सिल्वर है, मरकरी है और लेड है। तो यहां पे मिलेगा आपको क्या, यहां पे भी मिलेगा आपको मेटल नाइट्रेट्स, लेकिन अब गैस जो है वो चेंज हो जाएगा, यहीं पे फोकस करिएगा। गैस जो है वो चेंज हो जाएगा, गैस हो जाएगा NO। कौन कौन सा मेटल है, कॉपर है, सिल्वर है, मरकरी है, लेड है। कौन सा 2 मेटल छूट गया है जो पहले वाले में था, एक मेटल छूट गया है, जिंक सर। जिंक छूटा है। जिंक के साथ NO नहीं बनेगा, जिंक के साथ NO नहीं बनता है। अच्छा, तो यानी कि अगर मैं मान लो यहाँ पे एक और कॉलम मुझे बनाना पड़ेगा जिसमें मैं जिंक को मेंशन करूंगा, बिल्कुल मेंशन करूंगा जिंक को, जिंक भी जो है मेंशन करना उसको जरूरी है। तो यहाँ पे मैं डाइल्यूट HNO3 लिखूंगा और यहाँ पे मैं जिंक भी लिखूंगा, आयरन भी लिखूंगा और मैं टिन भी लिखूंगा। ठीक है, और यहां बोलूंगा कि यहां मिल जाएगा आपको मेटल का नाइट्रेट एंड एक गैस जिसका नाम होगा N2O, एंड एक गैस जिसका नाम होगा N2O। मेटल नाइट्रेट, जिंक भी ले लिए, आयरन भी ले लिए और हमने टिन भी ले लिया, और यहां पे हम लोग बोल रहे हैं कि मेटल नाइट्रेट और N2O गैस आपको मिलेगा। तो यही मतलब इतना एनसीईआरटी में जो है आपको दिया हुआ है
लेकिन इसके अलावा भी और भी कंडीशनल चेंजेस कॉन्सेंट्रेशन में प्लस टेम्परेचर में आप कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने वेरी डाइल्यूट HNO3 ले लिया, वेरी, अरे यार, अगर मान लो मैंने वेरी डाइल्यूट HNO3 ले लिया, वेरी डाइल्यूट HNO3 ले लिया, और हमने फिर से बहुत ज्यादा एक्टिव मेटल्स जो होते हैं, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, टिन हो गया, यही यूज कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यार क्या मिल सकता है, यहाँ पे आपको मेटल नाइट्रेट्स मिल सकता है, ठीक है, एंड NH4 प्लस आयन मिल सकता है, ठीक है, मेटल नाइट्रेट मिल सकता है और NH4 प्लस आयन मिल सकता है। मोस्ट कॉमनली आपको अमोनियम नाइट्रेट मिलता हुआ दिख जाएगा, ठीक है, मोस्ट कॉमनली आपको अमोनियम नाइट्रेट मिलता हुआ दिख जाएगा। यहीं पे अगर मैं वेरी डाइल्यूट HNO3 ले लूं, वेरी डाइल्यूट HNO3, और मेटल ले लूं मैंगनीज और मैंगनीज, ठीक है, तो यहाँ पे यार याद रखिएगा कि मेटल नाइट्रेट्स एंड हाइड्रोजन गैस जो है इसका फॉर्मेशन होता है। और अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे तो ठीक है, इतना चीज तो तुम दोनों नोट कर लिया। और एक चीज इसमें बताना था, लेकिन उसको यहीं पे बता देते हैं, चलो ठीक है, उसको यहीं पे बता देते हैं कि अगर मैं यहाँ पे कोल्ड डाइल्यूट HNO3 लेता ना, तो थोड़ा सा प्रोडक्ट में चेंज हो जाता। कोल्ड डाइल्यूट HNO3 में ये वाला चीज हो जाता NH2OH, यानी हाइड्रोक्सिल अमाइन बन जाता, ठीक है, ये वाला चीज जो हो जाता, ये हो जाता क्या, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल अमाइन जो है वो फॉर्म होता हुआ आपको दिखता। इतना चीज जो है ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है ये वाला पहला कॉलम, जिसमें कि डाइल्यूट HNO3 के साथ NO गैस रिलीज हो रहा है, और एक बार डाइल्यूट HNO3 के साथ N2O गैस रिलीज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि वेरी डाइल्यूट एसिड या कोल्ड डाइल्यूट HNO3 लेने पर प्रोडक्ट फिर से चेंज कर रहा है। अगर आप वेरी डाइल्यूट HNO3 लेते हैं, प्रोडक्ट होगा नाइट्रेट अलोंग विथ अमोनियम नोबल मेटल्स जो रहेंगे आपके, ठीक है, जैसे कि गोल्ड और प्लैटिनम, ठीक है, इनका भी हालत खराब हो सकता है और ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देंगे, यानी कि डिसॉल्व हो जाएंगे। तो डिसॉल्व हुआ मतलब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जो है ये कर चुका है, ठीक है, डिसॉल्व हुआ मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जो है ये कर चुका है, ठीक है, और साथ में जो गैस रिलीज होगा वो होगा NO गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड। हाँ, नाइट्रिक ऑक्साइड। एक्वा रीजिया में आपका ये वाला मेटल भी, यानी कि गोल्ड और प्लैटिनम भी क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, और ये डिसॉल्व होने के बाद कॉम्प्लेक्स बना लेगा और NO गैस वहां पे रिलीज होगा। अब ये टेबल आप लोग लिख सकते हैं, नाउ यू कैन राइट दिस टेबल। तो मैं लिख दिया कि कॉपर, कॉपर के बाद सिल्वर, जिंक, लेड, और एक और मेटल कौन था जी, मरकरी, है ना। इसका रिएक्शन तुम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करो, ठीक है, और ऐसे करके प्रोडक्ट लिख लो। एक तो इसमें सब में एक गैस तो कॉमन होगा ना जी, वो गैस कौन सा होगा, NO2, साथ में वाटर भी होगा, ठीक है ना, जो कि मैंने लिखा है, यहाँ पे लिख देना, वाटर भी निकलेगा। अब यहाँ पे आप लोग तुरंत लिख सकते हो कि सर यहाँ पे बनेगा कॉपर नाइट्रेट, यहाँ बनेगा लेड नाइट्रेट, यहाँ बनेगा जिंक नाइट्रेट, ठीक है, यहाँ बनेगा लेड नाइट्रेट, और यहाँ बनेगा मरकरी नाइट्रेट। बताओ क्लियर है, एक साथ 6 रिएक्शन हम लोग देख लिए, एक साथ 6 मेटल का रिएक्शन जो है आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, लिखते जाओ अब ऐसे। जल्दी भाई, उसके बाद अगला अगला वाला टास्क तुम लोग को देना है, ठीक है। लेड, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम, ठीक है, ये पैसिव रहेगा। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ इसका रिएक्शन डायरेक्ट याद रखिएगा,
यहाँ भी यार NO2 और वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन नाइट्रेट नहीं बनेगा। यहाँ बन जाएगा एक एसिड जिसका नाम है मेटास्टेनिक एसिड, ठीक है, जिसका नाम है मेटास्टेनिक एसिड H3SNO3, ठीक है। कि हम लोग अगर डाइल्यूट HNO3 ले लेते हैं, और मेटल कौन कौन सा ले ले यार, कॉपर ले लेते हैं, सिल्वर ले लेते हैं, मरकरी ले लेते हैं और लेड ले लेते हैं, यही 4 मेटल था ना जी। यस। कौन सा गैस निकलेगा? NO गैस, वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोगों को क्या बनाना है, ठीक है, लेड नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, यही सब लिख दो। एक में तुम्हारा कॉपर नाइट्रेट बन गया, ठीक है, एक में तुम्हारा सिल्वर नाइट्रेट बन गया बेटा, एक में तुम्हारा बेटा मरकरी नाइट्रेट बन गया, एक में बेटा तुम्हारा लेड नाइट्रेट बन गया। लो बेटा, कितना रिएक्शन करते जा रहे हो, गिनते जाना। ये हो गया रिएक्शन एक साथ, एक तरह का रिएक्शन एक साथ। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी, जल्दी बोलो। आयरन था ना जी, जिंक था ना जी, और कौन सा मेटल था? टिन भी होगा, जल्दी बोलो। हाँ भाई, यहाँ पे कौन सा गैस निकल रहा था? लाफिंग गैस H2O निकल रहा था, ठीक, N2O निकल रहा था। अब यहाँ पे भी नाइट्रेट बना देना है चुपचाप से, ठीक है, जिंक नाइट्रेट, टिन नाइट्रेट, लो, और 3 रिएक्शन होगा याद। सर आसान तो है रिएक्शन याद करना, हाँ ढंग से याद करोगे तो कोई भी चीज याद होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी जल्दी, लेट नहीं करना है ये, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। बस आपको बता दे रहे हैं कि इतना सारा रिएक्शन आप लोगों को हम डायरेक्ट लिखवाते तो आप लोगों को पता लगता है कि क्या हो गया, ठीक है। कैटेगरी था किसके साथ यार? हाँ, विथ वेरी प्लैटिनम एंड ऑरम, दैट इज नहीं, वो तो लास्ट कैटेगरी बोल रहा है तुम। एक तो विथ वेरी डाइल्यूट HNO3, विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 मैंने आपको 2 मेटल बताया था, हाँ, HNO3 और Mg, ठीक है। यहाँ पे बेटा मैंने तुमको बताया था कि मैग्नीशियम नाइट्रेट बन जाएगा और H2 गैस बन जाएगा। मैंने तुमको बोला मैंगनीज भी ले लो तो यही हाल होने वाला है। आपको क्या मिल जाएगा? MnNO3 होल ट्वाइस मिल जाएगा, H2 मिल जाएगा, ठीक है, विद वेरी डाइल्यूट एसिड। और मैंने 2 कैटेगरी लिया था जहां पे NO2 गैस नहीं, वहां पे क्या बनता था? नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट। तो अगर मैं बात कर रहा हूं किसका? जिंक का, अगर मैं बात कर रहा हूं किसका? आयरन का, और अगर मैं बात कर रहा हूं टिन का, इन सबके साथ अगर आप वेरी डाइल्यूट HNO3 लेते हो बेटा, ध्यान से देखना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? जिंक नाइट्रेट, यहाँ मिलेगा आयरन नाइट्रेट, फेरस नाइट्रेट, यहाँ मिलेगा टिन नाइट्रेट या स्टेनस नाइट्रेट, और साथ में प्रोडक्ट क्या बताया था मैंने, वो इंपॉर्टेंट है, H4NO3, अमोनियम नाइट्रेट सर, और वाटर सर, ठीक है, और वाटर यहाँ मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसी को चेंज कर देता, इसी को मैं लिख देता क्या यार? जिंक, Fe, इसी को मैं चेंज करके क्या लिख देता? बताओ बताओ जल्दी। वेरी कोल्ड HNO3, कोल्ड, वेरी हाइड्रोक्सिल कोल्ड प्लस मेटल नाइट्रेट, डाइल्यूट HNO3 लिख देता बेटा। ये सब तो वही रहता, देखो स्लाइड चेंज करने पे प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, मेरा बताने का, ठीक है, मतलब तुम लोग को यही है। और यहाँ पे बन जाएगा NH2OH प्लस वाटर। क्लियर है सबको? और गोल्ड वाला तो ऐसे ही याद रखना कि वहां पे कॉम्प्लेक्स बनता है। क्लियर है सबको ये चीज? क्लियर है तो फटाफट नोट कर लो यार तुम लोग।